हाँ बेटा, सर मैंने जो ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है वो एक बार एक्सप्लेन कर दो। कर दूंगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन चल रहे थे। क्लियर है भाई ये वाले पॉइंट? हेलो? यस सर। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब तुम्हारा हीट इंजन रह गया है, हैं? सर हीट इंजन और यस कार्नट। सर। हाँ, वो कार्नोट तो कुछ है ही नहीं है। कार्नोट तो वैसे ही है। कार्नोट तो सिर्फ नाम नाम है। सर हाँ जी। सर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में वो डीटी को चेंज करके कैसे लिखा है एक बार वो बता दीजिए। इससे ऊपर वाले में हाँ ये जो परसेंटेज निकाला है डीटी को चेंज करके लिखा है जो। कोई नहीं, ये देखो, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। अरे इसका वो कहाँ गया? अरे इसका जो वो आता है वो कहाँ गायब हो गया, पेन वगैरह? क्या हो गया इन पेन में? पेन कैसे नहीं काम कर रहे? चलो कोई नहीं। पीडीबी जी, एक मिनट दोबारा। ऑन क्यों नहीं हो रहे पेन? एक मिनट दोबारा देख रहा हूँ। जैसे पीडीबी आपने पढ़ा था, एनआरडीटी होता है। यस सर। अरे पेन को क्या हो गया इसके को? पेन क्यों नहीं आ रहे? तो पीडीबी का डिफरेंशियल कर दो तो पीडीबी इक्वल टू एनआरडीटी भी तो होता है। हेलो? यस सर। तो बस वही लिखा है, तो मैंने पीडीबी की जगह एनआरडीटी लिखा है। अरे पेन में क्या हो गया, कैसे पढ़ाऊं मैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या करते हैं भाई इस पेन वैन को लाने के लिए? ये आ रहे हैं यार, एक्टिव क्यों नहीं है? दूसरे पेज पे ले आता, एक मिनट। यहाँ भी नहीं आ रहे। अरे क्या हो गया इसे? सर क्लोज करके दोबारा ऑन कर लीजिए। ऐसा ही करना पड़ेगा फिर मुझे। पेन ही काम नहीं कर रहे। अभी भी नहीं काम कर रहे ये तो। एक मिनट। अरे गुड़िया है ना जरा।
तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना कुछ? क्या भाई दो बेटा कंप्लीट हो गए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्वेश्चंस बहुत हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा दूं? हेलो, सर Yes, sir, पहले वाले करा टॉपिक के थोड़े से क्वेश्चन करा दो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। किसके? अभी अभी लास्ट चैप्टर के अभी जो अभी करा हमने, इसके थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक करते हैं। नहीं, अभी और कराऊं क्वेश्चंस इसके? हेलो, के सफिशिएंट है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं हाँ जी सर। नहीं, मैंने जो क्वेश्चंस थे जितने तरीके के हो सकते हैं वो सारे करा दिए तुम्हें। वो क्लियर हो गए कि नहीं? हाँ सर, इतना तो क्लियर है। Yes, sir, clear. अब इन्हीं क्वेश्चंस को ही मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? दोबारा इन्हीं क्वेश्चंस को इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे वैल्यू वाइज। सर दूसरा टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कराइए सर। टॉपिक है, कुछ कहो तो मैं तो और करा देता हूँ। सर ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट से नहीं सर, टॉपिक ही करा दो। हैं? देखो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, ब्लैक ब्रेकडाउन करूं? हाँ, और व्हाइट से लिखो। एक मिनट, बैकग्राउंड कहाँ गया? ये रहा, ये लो लो, आज व्हाइट से लिख देते हैं, रंग बिरंगा नहीं हो पाएगा फिर। चलो, ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि लिखता नहीं हूं ना। सर इस पे बाकी कलर्स भी आ जाते हैं। सर चलो स्ट्रेन कम पड़ेगा थोड़ा। चलो, कुछ न कुछ चेंज करते रहना चाहिए। तो हम आपको, चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये देखो, अलाइन कॉन्सेप्ट कराते समय ये चीजें कराई हुई है मेरी। ये वॉल्यूम एक्सेस है, ये प्रेशर एक्सेस है, ये कोई यहाँ सर्कल है ऐसे बना हुआ है। ट्रैकिंग इसकी किधर दिखाई दे रही है बेटा? प्रेशर एक्सेस का लो। तो यहाँ प्रेशर मान लेते हैं हम 3P0 है, यहाँ प्रेशर P0 मान लेते हैं, ये वॉल्यूम V0 है, ये 3V0 मान ले। तो पूछा है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। इस टाइप का नीट में क्वेश्चन आती है बस, इन साइक्लिक प्रोसेस। बताओ बेटा, क्या बताया था मैंने, तुम्हें याद होगा? इस टाइप के में कुछ बताया था कि नहीं? सर एरिया पहले पूरी का निकाल देना। हाँ, एरिया आ जाएगा -πr1r2, यही बताया था कि नहीं? माइनस किस लिए है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। R1 क्या आ जाएगा? ये वाली R1 ले लो, तो क्या आ जाएगा भाई? 3P0 - P0/2। क्लियर है बेटा? डायमीटर इतना हो गया। और ये क्या आ जाएगा? 2V0 - V0/2। तो ये आ जाएगा -π/4, 2P0 और V0। क्लियर है भाई? V0 तो कितना आ गया? -π/2। अरे ये क्या, मैंने 3V0 लिखा था, तो इंटू 2 और आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया। तो कितना आ गया भाई? -π/P0 V0। बस खत्म। -π/P0 V0, ये आंसर है। सर हाँ जी, ये स्क्रीन ब्लैक है, सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। ये बच्चों ने ब्लैक करवाई है, चेंज करूं? नहीं सर ठीक है।
इन लोगों ने कहा कि हमारी आंखों पे कम प्रेशर पड़ेगा, पेन भी चेंज करने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं। सही है सर, कोई भी कलर आ जाएगा। देखो तो सही में रिफ्लेक्शन कम पड़ रही है इससे। चलो, एक मुझे भी थोड़ी एक आध क्लास के बाद आदत में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जब आप कह रहे हो कि एक आध और करा दो। ये दो सिलेंडर है हमारे पास, दे आर टू सिलेंडर, दोनों के अंदर ये पिस्टन लगे हुए हैं। ये फ्री पिस्टन है और इसमें ये पिस्टन लगा दिया है, इसे मैंने फिक्स कर दिया है। ये ए है और बी है, इन दोनों को हीट सेम दी जाती है, हीट दी जाती है। ठीक है, लिख लो। इफ द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर ए, if the temperature of cylinder A rises, if the temperature of cylinder A rises by T naught, find, और दोनों में कौन सी गैस भरी हुई है? मोनोएटॉमिक भर रखी है। फाइंड द राइज Rises by T naught, then find the temperature rise in cylinder B. टेम्परेचर राइज इन सिलेंडर बी। तो बेटा ये फ्री पिस्टन है, तो ये कौन सा आ गया भाई? और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है। कल भी ऐसा कराया था मैंने, परसों शायद। सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन। तो पहला प्रोसेस कौन सा हो जाएगा भाई? ए का आइसोबैरिक। तो बाय आइसोबैरिक में हीट क्या होती है? dt। तो n तो n है, cp है, dt की जगह t नोट कर दिए। दूसरा कौन सा हो जाएगा बी वाला बेटा, जब फिक्स सिलेंडर कर दिया तो हमने? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। इसमें भी हीट सेम दी गई है। जब आइसोकोरिक होता है तो n cv dt होता है। तो n तो n है, cp की जगह cv कर देंगे, t की जगह हमने मान लिया टेम्परेचर t नोट चेंज। तो दोनों के LHS इक्वल है, तो हम RHS को भी क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। NCP T नॉट इज इक्वल टू NCV T नॉट T डैश। n से n काट दिया तो T डैश क्या आ जाएगा भाई? T नॉट CV CP। यही आया कि नहीं भाई? CP अपॉन CV किसके इक्वल होता है भाई? गामा। 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 और गामा कौन सी गैस दे रखी है? मोनोटोमिक गैस। तो कितना हो गया? 5/3। डायटोमिक गैस दी जाती तब कितनी हो जाएगा भाई? 7/5। 7/5। और पॉली दी जाती तो क्या हो जाता? 9/5। चलो लिखा नहीं था ऊपर। चलो लिख लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो सिलेंडर है, फ्री पिस्टन है, सेम अमाउंट ऑफ हीट। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय दिस, तो फाइंड। सर आइसोबारिक आइसोकोरिक कैसे पता लगा? ये फ्री पिस्टन है तो ये घूमता रहेगा, बिल्कुल आइसोथर्मल, प्रेशर उतना ही रहेगा। ये फिक्स्ड कर दिया है तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो इसके अंदर प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक है? यस सर। डन सर। हो गया। तो देखो एक आध और कर लेते हैं, करना ही है तो। 2 पॉइंट रह गए तुम्हारे, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन। आधा घंटे के ही है वैसे तो, क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। देखो ये हमने कोई ग्राफ दे रखा है पीवी के बीच में, आ गया था?
ये दिया है, ये कोई पॉइंट ए है, यहां पर प्रेशर 3p0 है, वॉल्यूम 2p0 है। लिख लेना, द वेरिएशन ऑफ P and V for monoatomic gas, the variation of pressure P and V for monoatomic gas during the adiabatic process show in figure। ठीक है, Dealing with during monoatomic gas during an adiabatic process, the variation of P and V for an ideal monoatomic gas during the adiabatic process show in figure। show in figure। Find the magnitude of rate of change in pressure। Find the magnitude of rate of change in pressure, rate of change in pressure, change in pressure with volume B, volume at point P, at point A। करो भाई, एडियाबेटिक प्रोसेस है भाई, मुझे पूछा है डीपी अपॉन डीवी। बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस में डीपी अपॉन डीवी किसके इक्वल होता है भाई? 10 minus P by V। हाँ, माइनस के माइनस मैग्नीट्यूड पूछा है तो वो लगाने की जरूरत नहीं है माइनस। मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है बेटा? by 5 पी कितना दे रखा है इसे पॉइंट पर? 3p0 नॉट और बी कितना दे रखा है? 2v0। 3 से 3 कट गए तो कितना आ गया भाई? आ गया समझ में? क्वेश्चन बस तुम्हारा नीट में इतना ही बनाया जाए, एक लाइन का। चलो लगे हाथ एक आध और कर लेते हैं। वैसे मैंने तुम्हें जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था उससे ज्यादा क्वेश्चंस कराए इन 2 चैप्टर्स में, क्यों भाई? जी सर। वहां क्या होता था, कोई चीज समझ में नहीं आती तो फटाफट आगे आके भी पूछ लेते हो, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चन रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यही करा दिया जाए। ये ग्राफ आ रहा है भाई, ऐसा ग्राफ दिख रहा है हमें ए से बी तक, ये ग्राफ दिख रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और जो भी है वो चल रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, चलने दो। मीटर क्यूब वगैरह लॉग भी है ये। बेटा ये ग्राफ परफेयर हो रहा है, ये गैस कौन सी है बताओ? फाइंड द गैस, कौन सी है? मोनो है, डाई है? गैस कौन सी है भाई? मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, कौन सी है भाई? नन ऑफ दीज। बताओ बेटा, ये किस किस में ग्राफ दिया हुआ है? पहले ये सोचो, बताओ भाई, ये ग्राफ किस किस में है भाई? हेलो, लॉग ये P वर्सेस लॉग B। पी और टी में, टी और बी के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर मैंने क्या रिलेशन बताया था? VT की पावर गामा माइनस टीवी गामा इज कांस्टेंट। यही बताया। अब डिफरेंस इन वो लॉग ले लो इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सर स्लाइड थोड़ी सी ऊपर करना प्लीज। कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड।
हो गया? सर मैं दे रखा है एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। हाँ, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंतर्गत ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? लॉग m इंटू एन क्या होता है भाई? लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग टी प्लस लॉग बी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? इसको खोल दो। लॉग m की पावर n क्या होता है भाई? एम लॉग log m इज इक्वल टू 0। तो लॉग टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? यही आ जाए। हेलो? yes Yes, sir sir. हाँ जी सर। तो गामा माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? लॉग टी log अपॉन t लॉग। अब लॉग टी में कितना चेंज हुआ भाई? लॉग टी का फाइनल कितना है? 2। इनिशियल 4। 4 और बी में कितना चेंज हुआ भाई? फाइनल 4 इनिशियल 1। तो ये माइनस के ऊपर माइनस। बेटा बंद कर लो, ये 3 बच गए। तो गामा माइनस 1 ये आ गया। तो गामा माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 2/3। तो गामा कितना आ गया भाई? 1 + 2। 3 और 2 5/3। 5/3 कौन सी गैस होती है भाई? मोनो एटॉमिक। मोनोएटॉमिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हो कि नहीं? क्लियर है बेटा? हेलो? यस सर। नेक्स्ट, अगला करो। करने हैं कि छोड़े? देखो, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, the pressure of gas found to be proportional to the cube of its temperature. To the cube of its temperature. Find Cp upon Cv. ये पूछा, करके बताओ। क्या कह रहा है ये? प्रेशर किसके फाउंड हो रहा है भाई? किससे? Surface temperature. तो मैं ये कह सकता हूं P प्रोपोर्शनल T की। तो P T की पावर -3 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? कांस्टेंट। सर एक बार स्लाइड ऊपर करना, डिस्कनेक्ट हो गया था। हो गया भाई? और यस सर बस। चलो इस क्वेश्चन, T और P में बेटा क्या रिलेशन बताया था, याद है? T की पावर गामा, P की पावर गामा 3/2 1 minus gamma. इज इक्वल टू P को 1 रहने दो। तो P 3/2 T की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक ही बात है कि नहीं? हेलो? क्या करा? मैंने इसमें गामा -1 का डिवाइड कर दिया, तो इसे P आ जाएगा। T की पावर P -1 आ जाएगा। आ जाएगा सर 1 माइनस गामा से करेंगे ना फिर? हाँ। अब गामा माइन, अच्छा 1 माइनस गामा लिखी। 1 माइनस गामा का डिवाइड कर दिया। अब कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 और 2 को।
कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? -3। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 + 3 गामा। हेलो, आ गया समझ? यस सर। 2 गामा में से 1 गामा गया तो कितने बच गए भाई? 2 गामा। इधर इसे ट्रांसफर कर दो तो 3। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ? 3/2। ये और तरीके का क्वेश्चन हो गया। सर एक बार हमने क्वेश्चन 2 कैसे लिखी फिर से बता दो। क्वेश्चन हमने क्या दिया है? ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस। सर इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 2 में आपने आइसो एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने टीओपी में ये रिलेशन कराया था, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर। तो इसमें 1 माइनस गामा को ऊपर डिवाइड कर दिया तो टी अपॉन 1 माइनस गामा पी की पावर 1। तो ये पी और टी के टर्म में आ गया दोनों इक्वेशंस। हेलो। ओके सर ठीक है। और जब पी और टी के टर्म में आ गई तो अब हम इसे क्या कर देंगे? क्या कर देंगे भाई? इक्वेट कर लेंगे इसमें। कंपेयर कर देंगे, पावर से पावर, इसकी पावर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो कभी खत्म नहीं है। मैं 10 दिन तक करा सकता हूँ, लेकिन टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना। 1 मिनट थोड़ा ऊपर करना। हाँ, वो तो कर देता हूँ। हीट इंजन, यस सर। क्लियर? हीट इंजन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। हीट इंजन के बारे में पढ़ लेना। हीट इंजन होता क्या? आप लोगों ने हीट इंजन देखा है? नहीं? अरे हीट इंजन देखा है कि नहीं? नो सर। स्कूटर नहीं देखा? देखा है सर। देखा सर। कार नहीं देखी? बिल्कुल देखिए। तो इस सभी में कौन सा इंजन होता है? हीट इंजन होता है। पेट्रोल और डीजल जाकर जलते हैं उसके अंदर। पेट्रोल और डीजल जाकर जलते हैं, आगे समझ? और उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में। खत्म। यही चीज कह रहा है हीट इंजन, ये होता है। अब हीट इंजन के कौन कौन से पार्ट हैं, इस चीज को लेते हैं। 2 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। कार्नो वाला वो डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं हीट इंजन के? देखो, हीट इंजन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट मैं क्या कहता हूं? सोर्स। सबसे पहला पार्ट होता है सोर्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी गाड़ियां पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, पीएनजी से, कोयले से, इनसे चलती हैं, वो सब हीट इंजन होते हैं। तो सोर्स क्या होता है? इट इज द बॉडी ऑफ, जो सिलेंडर होता है ना कार के अंदर, हीट इंजन के अंदर, वही सोर्स होता है। ठीक है? इट इज द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर। बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर की बॉडी होती है। इट्स हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। इसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट। ऑन टेकिंग द हीट फ्रॉम इट, there is no change in temperature.
नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इससे हम क्या ले लेते हैं बेटा? हेलो, इससे जी हम कोई एनर्जी ले लेते हैं तो इसके टेम्परेचर में किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं होती। समझ में आ गया? जैसे गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन लगा होता है, तुम लोगों ने देखा होगा, वो हीट इंजन होता है। समझ में आ गया भाई? परवेज मुशर्रफ, यस सर। गद्दाफी आया आज? नहीं आया, दिख नहीं रहा। क्यों भाई गद्दाफी? सर गद्दाफी छुट्टी पे है। क्यों? तबीयत ठीक नहीं होगी सर उसकी। अच्छा, it is the body of high temperature. Its heat capacity is infinity. On taking the heat from it, there is no change in temperature. दूसरा पार्ट क्या होता है जिसे कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस एंड मैकेनिकल अरेंजमेंट। दूसरा क्या होता है भाई? वर्किंग सब्सटेंस। इंजन भी तो कहते हैं सर, क्या बेटा? दूसरे पार्ट को इंजन भी तो कहते हैं। हाँ, वो इंजन मान लो, कुछ भी मान लो, सारा ही इंजन है। वर्किंग सब्सटेंस एंड मैकेनिकल अरेंजमेंट। मैकेनिकल अरेंजमेंट ये बताया भाई। देखो भाई, वर्किंग सब्सटेंस के टर्म में इसमें क्या होता है, तुम्हें यही याद रखना है। वर्किंग सब्सटेंस के टर्म में इसमें क्या हो सकता है? पेट्रोल हो सकता है, आ गया समझ में? स्टीम हो सकती है, डीजल हो सकता है, वो तो सब एक ही चीज हो गई। ठीक है? सीएनजी हो सकती है। ठीक है? और कार्नो अंकल ने क्या मान लिया था इसके अंदर? आइडियल गैस है। क्या मान लिया था? आइडियल गैस है। और मैकेनिकल अरेंजमेंट के रूप में इसमें क्या होता है? इट एज सिलेंडर। आ गया समझ में? हैविंग ए पिस्टन। इसमें एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन लगा होता है। ये जनरल सा सिंबल डायग्राम है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया? ये इंजन हो गया। सर इट C हैज के क्या बाद होता क्या है? लिखा है? हैविंग ए पिस्टन मतलब मैकेनिकल अरेंजमेंट के रूप में सभी गड्डियों के अंदर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन लगा होता है। सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन लगा होता है। और सबसे लास्ट पार्ट क्या होता है इसका? एक कहते हैं हम सिंक। सिंक क्या होती है बेटा? ये बॉडी होती है लो टेम्परेचर की। इट इज द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। तुमने कार का इंजन देखा है क्या? तुम जितना पेट्रोल उसमें खर्च होता है वो पूरा का पूरा वर्क करता है कि नहीं करता? नहीं करता। नहीं कुछ सर। उसमें यूजफुल नहीं होता तो उसमें साइलेंसर लगा होता है। तुमने देखा है? देखा है बेटे आप लोगों ने? यस सर। यस सर। और यस सर। यस सर। जो हीट काम नहीं होती वो साइलेंसर से क्या हो जाती है? रिजेक्ट हो पावर हो जाती जाती है। इट इज द बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। मतलब मैं एक तरीके से ये कहता हूं, ये कोई चीज नहीं है, ये एटमॉस्फेयर ही है। एटमॉस्फेयर ही एक तरीके से किसका काम करता है? इसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होती है? इट्स हीट कैपेसिटी इज आल्सो इंफिनिटी। इंफिनिटी ऑन। ठीक है? ऑन रिजेक्ट द हीट, इस पर रिजेक्ट करो, या गिवन द हीट क्या हो जाएगा? देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कार हमारे पास है, हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, बगल से कार साइलेंसर से धुआं छोड़ती चली गई, क्या इसका कोई टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर किसी भी तरीके से नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया भाई? तो ये हीट इंजन होता है। देखो, हम अब कार्नो वाला हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? आप इसी इंजन को ही कार्नो इंजन मान सकते हो, क्योंकि उसमें हमने बेफालतू में हमने वर्क काम करना है।
इसमें क्या होता है, ये एक सोर्स है भाई, ये सोर्स है, ये हाई टेम्परेचर की बॉडी है T1 केल्विन। सोर्स से हीट ली जाती है Q1। कितनी हीट ली बेटा? Q1। मैकेनिकल अरेंजमेंट जो है, ये मैकेनिकल अरेंजमेंट हो गया। तो ये हीट का कुछ पार्ट तो यहां वर्क करता है, हीट का कुछ पार्ट यहां वर्क करता है, और जो काम वर्क नहीं होता, जितनी यूजफुल नहीं होती, वो हीट यहां पर रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सिंक हो गई। ये क्या होता है बेटा? लो टेम्परेचर की बॉडी होती है, इसका टेम्परेचर क्या होता है? T2 केल्विन। आ गया समझ में? हीट इंजन इस तरीके से काम करता है। जो पेट्रोल और डीजल जलता है, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ रोटी बनाने वाला तवा है बेटा, हमारे यहाँ क्या, रोटी बनाने वाला तवा है। तो उस रोटी बनाने वाले तवे में आप क्या देखते हो? ध्यान से सुन लो। रोटी वाले बनाने वाले तवे में आप क्या देखते हो कि उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या है? इन्फिनिटी है। सर म्यूट हो गया आप। कुछ इस पैड में ही होगा फिर, एक मिनट। हाँ, क्या उसके टेम्परेचर पे किसी तरीके का अंतर पड़ता है कि नहीं? हेलो, नो सर। तो दोबारा पक्का रोटी बनाने वाले तवे से। मैं ये बता दे रहा हूं कि हमारा रोटी बनाने वाला तवा है, हम उससे लगातार रोटियां बनाते जाते हैं, बनाते जाते। ठीक है। ठीक है। यस सर। तो जब हम बनाते जाते हैं और लगातार उससे हीट देते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। हीट लेते रहते हैं, तो क्या जो बर्नर लगातार हीट दे रहा है उसके टेम्परेचर पर किसी तरीके का अंतर पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। आ गया समझ? यस सर। तो हीट इंजन की अब यह डेरिवेशन कराने की मुझे जरूरत नहीं है, 2 पेज खामखा बढ़ते हैं। तो हम यह बताते हैं एफिशिएंसी क्या होती है इंजन की। क्वेश्चन करा दूंगा मैं सर उसकी ऊपर क्या लिखा है उसमें? T1 के? हाँ, T1 केल्विन, T2 केल्विन। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कोई भी इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब वो जितना डीजल और हीटर खर्च कर रहा है, ठीक है, उसका ज्यादातर पार्ट उसमें कन्वर्ट करता है। ये इसका मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब यहाँ क्या होता है कि इस हीट इंजन ने कितना वर्क डन किया। इसके बाद हीट इनपुट, कितनी इसे हीट दी। तो डायग्राम में वर्क डन किसके इक्वल दिख रहा है बेटा? W। इनपुट हीट किसके इक्वल है? Q1। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। देखो, Q1 हीट ने 2 काम किए, एक तो वर्क किया प्लस हीट रिजेक्ट की। तो W किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? Q1 माइनस Q1 तो ईटा यहाँ आ जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। या इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है। और जो हीट डिपेंड कर रही है, हीट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, T1 माइनस T2। T1 का मतलब सोर्स का टेम्परेचर, T2 सिंक का टेम्परेचर। या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन T2 अपॉन T1। अगर परसेंटेज में निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आ गया हीट। सर एक बार स्लाइड ऊपर करना। लो, क्या छूट गया? सर थोड़ी सी और करना स्लाइड ऊपर। सर और ऊपर? यस सर, थोड़ी सी और करना। और बस 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 बस। इसका मतलब आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी? नो सर, ये वाला मैंने लिखा नहीं था ना, बस स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। लिख लो आराम से, कोई ऐसी जल्दी नहीं।
बीच में कहीं जाना पड़ेगा। ओके सर, नीचे कर लो। थर्सडे को तुम्हारी क्लास होती है क्या? हेलो, यस सर शेड्यूल होती नहीं है। आता सर हमारे यस पास सर। पहले, या कितनी शाम को क्लासें शेड्यूल होती है आता है। थर्सडे को? सर जूलॉजी की सर क्लास पता है, नहीं चल 3 पाता क्लासेस शाम को ऑलरेडी शेड्यूल हैं। आता है सर, होती है नहीं होती। अच्छा, डेली का डेली। अच्छा, 3 क्लासें जूलॉजी की लगातार? यस सर, वही Yes, sir. 15 कि 3 ही 15 मिनट होती। का ब्रेक है। तो अरे सर 3, 3 ही होती हैं, आज केमिस्ट्री मेरी की भी 3 ही 3 होती कह हैं, रही थी, जूलॉजी। मैंने तो मना की थी 3, मैंने 2 ही 3 समझ, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। क्लियर है भाई? तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा हाँ है? जी सर, क्लियर है। नोट करना भाई, 3-4 पॉइंट है इसमें। ये देखो, एफिशिएंसी जो डिपेंड कर रही है वो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड अपॉन, द एफिशिएंसी ऑफ इंजन डिपेंड अपॉन the temperature of source and sink, depends upon the temperature of source and sink only. लिख लिया? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट करना प्लीज। मैंने बताया the efficiency of engine depend upon the temperature of source and sink only. Source and sink only. सर जहाँ पे ये पेट्रोल डीजल डीजल फ्यूल बर्न कर रहा है वो सोर्स है ना? हाँ, ये T1 है, ये सोर्स है जहां पर फ्यूल बर्न हो रहा है। Efficiency of Okay, engine depend upon the temperature of source and sink only. लिख लिया? It is independent upon the nature of working substance. It is independent upon the nature of working substance. It is independent upon the nature of working substance. क्लियर है भाई? आ गया समझ में? हेलो, यस सर। यस अब मैं कह रहा हूं 400% एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए। कार्नो ने ऐसा ही किया था, 400% एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब सर, आप 100% एफिशिएंसी के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, ध्यान से सुन लो। Q2 should be 0. हाँ, अगर सोर्स का टेम्परेचर तो आ जाए इन्फिनिटी केल्विन और सिंक का टेम्परेचर हो जाए 0 केल्विन, दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। बेचेज क्या है भाई? Impossible. इम्पॉसिबल। क्यों भाई? अगर 0 केल्विन हो गया तो तुम क्या इंजन चलाने के लिए बचे रहोगे क्या? नहीं सर। क्यों भाई? अरे बेटा, 0 केल्विन हो गया, क्या आप इंजन चलाने के लिए जीवित भी रहोगे कि नहीं? नहीं सर। नो सर। तो 0 केल्विन हो जाएगा तो क्या चीज हो जाएगी? एक चीज बताई थी मैं, सर वॉल्यूम 0। सारी गैसेज है वो क्या हो जाएंगी? Liquefy हो जाएंगे। लिक्विफाई हो लिक्विफाई हो जाएंगे। जाएंगी। तो आप क्या है, बचोगे ही नहीं कि बच जाओगे? नो सर। अरे सांस ही नहीं ले पाओगे। जब सांस नहीं ले पाओगे तो काम खराब हो जाएगा। तो ये चीज हमने बताई है। क्लियर है भाई? Yes, मैं sir. समझता हूँ समझ में आ गया होगा। यस यस। सर। ये आ गया। तो दोनों पॉसिबल नहीं है इसके लिए। समझ में आ गया? तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। अगर हम सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो एफिशिएंसी है वो क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी है वो क्या होती है? 100%। इंक्रीज होती है। तीसरा क्या आ गया भाई? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, temperature of source and decreasing the temperature of sink, temperature of sink। ठीक है? ईटा क्या होती है भाई? गोज ऑन इंक्रीज।
दोनों केस में ईटा है वो इंक्रीज होता है, चाहे सोर्स का टेम्परेचर हम बढ़ा दें चाहे सिंक का टेम्परेचर हम घटा दें। समझ में आ गया? सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से या सिंक का टेम्परेचर घटाने से दोनों केस में एफिशिएंसी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ आ गया भाई? सर हेलो? सोर्स का यस सर। तो दोनों केस में, ठीक है। अगर x केल्विन हम सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और x केल्विन ही सिंक का टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो दोनों केस में एफिशिएंसी कब ज्यादा बढ़ती है भाई? सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बढ़ती है। क्वेश्चन करा दूंगा इसे। आ गया समझ में? सर सिंक का टेम्परेचर इंक्रीज कर तो On increasing the temperature of source and decreasing the temperature of sink, ठीक है। बोथ केसेस में, इन बोथ केस ईटा क्या होती है? गोज ऑन इंक्रीजिंग। ईटा है वो इंक्रीज। सर वर्क डन बढ़ जाता है इसलिए। देखते हैं क्या होता है, अभी क्वेश्चंस कराते हैं। नहीं ये आ गया ना T1 T2, हाँ बर्डन बढ़ गया। आ गया समझ में? जो सुनो भाई, वैसे जनरल में बताता हूं, जो स्टीम इंजन होता है जो पुराने टाइम में चलता था, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी केवल 15% होती है। और जब तुम पेट्रोल गाड़ी चलाते हो बेटा, पेट्रोल गाड़ी की एफिशिएंसी होती है 45%। मतलब 100 रुपए का आपने पेट्रोल डलवाया तो 45 रुपए का उसे मैकेनिकल अरेंजमेंट देगा। और डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो 55% होती है। तुमने देखा होगा एक ही सेगमेंट की गाड़ी है एक जैसी, एक डीजल गाड़ी है एक पेट्रोल वाली गाड़ी है, दोनों में से एवरेज कौन सी ज्यादा देती है बेटा? डीजल वाली। डीजल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्योंकि जब डीजल बर्न होता है तो सोर्स का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। जब डीजल बर्न होता है तो सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सर सीएनजी का बताना। क्वेश्चन करो आप। सर पेट्रोल से सस्ता है डीजल। हाँ, पेट्रोल में 100 रुपए के पेट्रोल में 45 रुपए का पेट्रोल है वो केवल तुम्हें क्या देता है भाई? मूव कराता है। रेस्ट ऑफ पेट्रोल क्या होता है भाई? हीट वीट के फॉर्म में खत्म हो जाता है। आ गया समझ? सर सीएनजी का कितना परसेंट होगा? क्लियर है? लिखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ए हीट इंजन वर्क बिटवीन boiling point and freezing point of water. Find the efficiency. बिल्कुल फर्जी है। फाइंड द एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी निकालनी। इसका मतलब T1 यहाँ कितना है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा? 373। ठीक है। और T2 फ्रीजिंग पॉइंट वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा बंद करो इसे। 273। नहीं आया समझ में? तो ईटा जो मैंने बताया था वो क्या बताया था? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा भाई? 373 माइनस के 273 डिवाइडेड बाई 373 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना आ गया भाई? 100 इंटू 100 अपॉन 373। निकालना कितने परसेंट आ रही है भाई? 10,000 में डिवाइड कर दो। %26.8 27%। मतलब ये तो मैंने बहुत आइडियल बताई है। हीट इंजन, ये मतलब स्टीम इंजन हो गया।
26.8। मैं वास्तव में प्रैक्टिकली कितनी बता रहा हूं? 15% की होती है। मतलब हम 100 रुपए का कोयला बर्न कर देते हैं। 100 रुपीज का अगर हम कोयला बर्न कर देते हैं तो उसमें से केवल 15 रुपए का कोयला तो उस इंजन को मूव करा पाता है आगे। रेस्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? रेस्ट किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्स्ट्रा कहीं न कहीं रिजेक्ट हो गया, सिंक से रिजेक्ट हो गया, आवाज में चला गया, इस चीज में चला गया। सर क्या बताया कोर के लिए? क्या बेटा? मैंने ये बताया था कि जो इंजन की एफिशिएंसी है, जो 85 रुपए का जो कोयला है वो कहाँ खर्च हो गया? वो मैं आपको किसमें बता रहा हूँ खर्च हो गया है भाई? रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया, साइलेंसर से धुआं में निकल गया, आवाज आ गई, कुछ न कुछ और हो गया। इस तरीके से ये चीज है वो खत्म हो जाएगी। आ गया समझ में? सर अभी तो आपने लिखवाया था नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस के इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, तो इस नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस से इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कुल 100 डिग्री सेल्सियस ही हो पाया था। तो सोर्स का टेम्परेचर कम था, इसलिए एफिशिएंसी कम हुई थी। आ गया समझ में? पेट्रोल जलाओगे तो उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, डीजल जलाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा। आ गया समझ? यस सर। हाँ, नेक्स्ट। इसी इंजन को हम कार्नोट इंजन के नाम से भी बोल रहे थे, ठीक ना? द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में आया है। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, जिसे तुम्हें कार्नोट इंजन इज 1/6, ठीक है? ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 65 केल्विन या सेल्सियस, कुछ भी कर दो। जो परसेंटेज चेंज इन सेल्सियस और डिग्री होता है बराबर होते हैं 65 केल्विन। द एफिशिएंसी बिकम्स, बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, इन दोनों का टेम्परेचर निकालो। देखो, मैं करूंगा, आप करोगे? कर रहे हो? आप करो। हाँ करो बेटा। पहला केस, 2 केस के टर्म में इसे सॉल्व करना। करो 2 मिनट के अंदर। देखो, फर्स्ट केस में क्या बताया था? ईटा इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1। तो ये थी ईटा 1/6 इज इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1। तो T2 अपॉन T1 कितना आ जाएगा ना? इतना ही बचेगा इधर उधर करके। हेलो, अब सेकंड केस में देखो भाई, ईटा डैश इज इक्वल टू 1 - सिंक का टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? 65 केल्विन सब्ट्रैक्ट कर दिया। सोर्स के टेम्परेचर पे कोई अंतर नहीं पड़ा। आ गया? ये दे रखी थी 1/3। 1 - मैं ऐसे भी लिख सकता हूं T2 अपॉन T1 प्लस 65 अपॉन T1। लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों? हेलो, यस सर।
सर ऐसे ही करा था। रिपीट करना ये वाला पार्ट। सेकंड केस में ईटा डैश कितनी हो गई 1 माइनस T2 डैश अपॉन T1। T2 कितना कर दिया मैंने T2 माइनस T2 तो पहले था ही T2 माइनस 60 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ जो सामने है ही। तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस 65/T1 आ गया समझ में। T2 अपॉन T1 की जगह क्या रख दें यहां से 65 अपॉन T1। तो देखो 1 में से 5/6 गए तो 1/6 बच जाएगा प्लस 65/T1। तो 65/T1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 माइनस के 1/6। ठीक है। तो 65/T1 1/3 में से करते हैं तो फिर 1/6 ही बचता है। तो 6 पंजे 6 चिंग 36 360 390 केल्विन आ गया 390 के 390 325। हाँ इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या दिखाई दे रहा है T2 की जगह हमने रख दिया 390 T1 था नहीं T1 की जगह रखा। रख लो भाई कितना आ रहा है सर 325। T1 है हाँ रख दो तो। हाँ मैं T1 लिख गया था 325 केल्विन आ गई। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। नो सर। तो हीट इंजन के क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल से ही आने हैं, कोई ऐसा लंबा चौड़ा तो आना नहीं है। हेलो सर हीट इंजन के क्वेश्चंस इसी तरीके से आने। अब दो एक छोटे छोटे पॉइंट और रह गए। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस तो तुम्हें पता होगा बेटा। हेलो नहीं पता पता है हेलो सर। कराऊं कि नहीं। हेलो सर एक बार ऊपर करना। नहीं बोल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी बताऊं कि जरूरत नहीं है। सर और ऊपर करना। ये देखो ब्रीफ थी तो सर। क्या 2 मिनट ब्रेक ले लो कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ ब्रीफ दे दो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अच्छा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं एक एक नोट हो गया भाई। सर चलो कर लोगे ये इसी तरीके से क्योंकि इसमें 2 ही 3 चीज है और ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले हम बताते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है डेफिनेशन बता देते हैं। प्रोसेस है वो लौट फिर के अपनी जगह आ जाता है। तो इस टाइप का प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल। और जो नहीं लौट के आता तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। समझ में आ गया। जैसे जो हीट इंजन है वो लौट फिर के अपनी जगह आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और रेफ्रिजरेटर। छोटा सा पॉइंट है आज खत्म करा देता हूं ये चैप्टर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसमें 2 लोगों ने स्टेटमेंट दिया था
मेन तरीके से। केल्विन और प्लैंक ने एक स्टेटमेंट दिया था और एक क्लासियस ने स्टेटमेंट दिया था। तो सबसे पहले मैं क्लासियस स्टेटमेंट बता देता हूं। देखो, क्लासियस स्टेटमेंट क्या है? ये कह रहा है कि हीट है वो कभी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर नहीं हो सकती बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। तो लिख लेना, इट इज इम्पॉसिबल। एक एक लाइन में ही लिखा रहा हूं मैं, ज्यादा लंबा नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट from a lower temperature body to higher temperature body without use of external agency। ये कह रहा है। जैसे हम बात करते हैं, ये यहां सोर्स हो गया, आगे समझ। सोर्स हमेशा हाई टेम्परेचर की बॉडी है, और सिंक को हमने क्या बताया था भाई? हेलो, लो टेम्परेचर बॉडी। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन नहीं होता। एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। जैसे रेफ्रिजरेटर है ना, उसके अंदर होता है। फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर क्या होता है तुम्हें पता है भाई? क्या होता है? कम होता है। तो वहां पर कंप्रेसर है, वो वर्क करता है। कंप्रेसर क्या करता है भाई? वर्क करता है। तो वो लो टेम्परेचर से, मतलब फ्रिज के अंदर से ये हीट को रिसीव किया Q2, और कंप्रेसर ने कुछ वर्क किया W एक्सटर्नल। तो सोर्स पे जो हीट है वो Q1 है, वो रिजेक्ट हो सकती है। ये पॉसिबल है। आगे समझ में? अगर तुमने देखा होगा, फ्रिज है, फ्रिज के जो साइड में वो होती है, क्या कहते हैं उसे? फ्रिज के जो साइड की दीवारें होती हैं, वो तुमने कैसी देखी है बेटा? गर्म होती है, ठंडी? गरम होती है। गर्म होती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से हीट को निकालकर कहां भेज रहा है बेटा? कम टेम्परेचर की ओर भेज रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, ये होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई? केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट है। केल्विन और प्लैंक का स्टेटमेंट क्या है? दूसरा लिख लेना, केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट। एंड प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है भाई? केल्विन और प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कभी भी, स्टेटमेंट तो मैं लिखा देता हूं, कि कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई भी एजेंसी, जैसे ये सोर्स ले लिया, सोर्स से हीट ली और सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? हेलो, नो सर। फिर तो मजा आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जितने का पेट्रोल डलवाया है वो पूरा का पूरा किसमें खर्च हो जाएगा भाई? वर्क। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कैसा पॉसिबल हो सकता है? ये तुम्हें मैंने बताया। ये कैसा पॉसिबल हो सकता है भाई? कि सोर्स से कुछ हीट ले रहे,
सोर्स से हीट ली, ऐसा पॉसिबल है कि हीट यहां से ली, डब्ल्यू वर्क कर दिया, जो काम नहीं आई वो साइलेंसर से सिंक के अंदर क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। ये पॉसिबल है। ठीक है, तो लिख लेना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, impossible to construct a heat engine that will convert heat completely, that will convert heat completely into work, completely into work। ऐसा पर नहीं, या मैं कह सकता हूं टू ऑब्टेन द कंटिन्यूस वर्क सिंक इज नेसेसरी विद सोर्स, सिंक इज नेसेसरी विद सोर्स। अगर हमें कंटिन्यूसली वर्क ऑब्टेन करना है तो बेटा सिंक के साथ किसकी जरूरत होती है बेटा, सोर्स नहीं, सोर्स के साथ किसकी जरूरत होती है, सिंक की। सिंक। बस खत्म, आ गया समझ में। लास्ट पॉइंट, सर आज खत्म ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, थर्मल प्रॉपर्टी। तुम लोग दोबारा पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। और जो एनएलएम वर्क पावर वगैरह रह गए हैं वो दूसरे बच्चे भी जब शुरू कराएंगे उसको भी तुम दोबारा पढ़ लेना, तीनों में एनएलएम वर्क पावर रोटेशन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ा रहे हैं लास्ट पॉइंट है चैप्टर का, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं या इसे हीट पंप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। हीट पंप सर आपका माइक म्यूट है। सर अभी कॉल पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये तुम्हें मैंने बता दिया हीट पंप। हीट पंप और इंजन ये होता क्या है, तो लिख लेना, रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली ए हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर इज बेसिकली ए हीट पंप, एक ही चीज है, इज बेसिकली हीट इंजन, हीट इंजन विच रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा चलता है, विच रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन। समझ में आ गया भाई। हीट इंजन हीट पंप है जो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर पंप करता है। कोई अंतर नहीं है इसमें, एक ही चीज लगती है कि इसमें जो सिंक से हीट ली जाती है और कंप्रेसर वर्क करता है और हाई टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है बेटा, हाई टेम्परेचर को जो हीट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तुम एसी के पीछे खड़े हुए होंगे, नहीं खड़े हुए? यस सर। तो तुमने क्या देखा था वहां,
एसी के पीछे जब खड़े होते हो तो एसी का जो फैन चलता है पीछे की तरफ वाला, तो उसमें से गर्म हवा फेंकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है। छत पे जो रखी हुई है आउटलेट यूनिट, उसके फैन से गर्म हवा आती है, तो इसका मतलब वो क्या करता है, कमरे से गर्म हवा को लेता है और फेंकता है। तो कुछ प्रोसेस नहीं है, रिवर्स है। ये क्या बताया मैंने बेटा? ये क्या चीज होती है? सोर्स। इसे कहते हैं हम T1 केल्विन। और एक क्या बताया था मैंने नीचे? T2 केल्विन। सिंक। सिंक तो हो गया रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर, ये मान लो आप, ये रेफ्रिजरेटर का अंदर पार्ट हो गया, ठीक है। वो क्या करता है, ये इससे हीट रिसीव करता है। ये तब करता है जब ये कंप्रेसर लगा होता है, एक्सटर्नल एजेंसी उल्टा वर्क करती है इसमें, और ये दोनों वर्क मिला के ये किधर चला जाता है बेटा? सोर्स को ट्रांसफर कर देती। ऐसा इसमें उल्टा होता है, ठीक है। मां हमने ईटा यूज किया था, यहां हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या यूज करते हैं भाई? क्लियर है भाई? समझ में आ गया होगा? सर एक बार दोबारा बताना डायग्राम। अरे बेटा, रेफ्रिजरेटर में अंदर क्या सर एक लो बार दोबारा बता टेम्परेचर से दीजिए। हीट ली जाती है। वो तब ली जाती है जब कंप्रेसर वर्क करता है। कंप्रेसर के अंदर जो गैस होती है, तुमने पता है, वो उसे एब्जॉर्ब करती है और बाहर हाई टेम्परेचर पे, मतलब एटमॉस्फेयर पर क्या कर दी जाती है? हीट रिजेक्ट कर दी जाती है। जबकि हीट इंजन के अंदर उल्टा हुआ था। आ गया समझ? यस सर। जी सर। यह आता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है बेटा? यहां बीटा होता है, ठीक है। मां हमने क्या बताया था तुम्हें? ईटा बताया था, वो एफिशिएंसी है। इसका मतलब है हीट एक्सर्टेड, एक्सट्रैक्टेड, डिवाइडेड बाई वर्क डन। कितनी हीट एक्सट्रैक्टेड हुई है बेटा? Q2 Q1 Q2, और वर्क डन कितना है? W। ये फॉर्मूला बार बार काम आता है। W तुम्हें किसके इक्वल बताया था भाई मैंने? अरे ईटा लिख गया, इतना प्रैक्टिस में पड़ा हुआ है। तो ये आ गया बीटा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। आ गया सर? क्लियर है भाई? सर हीट एक्सट्रैक्ट sir. हीट रिजेक्ट है। हाँ, वो हीट जो एब्जॉर्ब की है उसके साथ वो ही है। एक्सट्रैक्टेड मतलब Absorb उसे वाली अंदर है से ना? लिया। हाँ सर यहाँ पे रिजेक्ट वाली तो Q1 है ना? हाँ, यहाँ रिजेक्ट Q1 है, ये चीज है। ओके। देखो, अगर हम W 0 कर देंगे, वर्क है ही नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, खत्म। देखो अब क्या आता है, क्लियर है भाई? अब आ रहा है यहाँ रिलेशन बिटवीन बीटा। बीटा क्या बताया बेटा मैंने? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। ईटा क्या बताई थी? एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो बड़ा सिंपल सा रिलेशन Eta is equal to 1 by 1 plus beta. हाँ, कुछ इसी तरीके से आता है। तो बीटा मैंने क्या बताया था? ऊपर बताया Q2 अपॉन, ये बताया Q1 का ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो Q2 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1।
आ गया बेटा? हेलो। जी सर। तो अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q2 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। एक नंबर है ये, बता। ईटा क्या बताया था भाई अभी? Q2 अपॉन Q1 की जगह आप T2 अपॉन T1 भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये इधर प्लस आ जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा, तो Q2 अपॉन Q1 ये प्लस इधर माइनस 1 माइनस ईटा। इक्वेशन 1 में कर दो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो मेरे पास आ गया बीटा 1 माइनस 1 प्लस बीटा। तो कितना आ गया भैया? बीटा इज इक्वल टू कितना आया? ये आ गया। करें भाई कुछ क्वेश्चंस इसके? 2-3 नोट हो गया भाई? सर एक मिनट वर्णन बताना दोबारा इसमें। अरे वर्क डन तो W ही होता है ना, ये जो हमारा कंप्रेसर जो वर्क करता है वो वर्क डन हो गया, आ गया। और हीट एक्सट्रैक्टेड क्या है? Q2, तो Q2 अपॉन W, और Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, तो W क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2। Q1 का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब ये ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये इधर प्लस आ गया, ये आ गया। Q2 अपॉन यहाँ पर रख दो 1 माइनस ईटा, यहाँ भी 1 माइनस ईटा, तो ये आ गया। क्लियर है भाई? हेलो। जी सर। क्लियर है। कुछ यस सर। क्वेश्चंस करने, 2-3 क्वेश्चन करने, इसका हमेशा आता रहता है एक क्वेश्चन, 5 साल में 3 बार क्वेश्चन आता है इसका, कम से कम 5 साल में 3 बार नहीं बल्कि 4 बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर पे आ जाए चाहे एफिशिएंसी पे आ जाए। तो लिख लेना, क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ फूड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर, द टेम्परेचर ऑफ food material in refrigerator is 4 degrees Celsius, and the temperature of environment, तो भारी भेजेगा ये, environment is 15 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर हो गया। If Carnot cycle is used in its working gas, then find its efficiency. करके बताओ बेटा। तो बेटा सिंक का टेम्परेचर यहाँ कितना है? हेलो, 4 डिग्री। 4 डिग्री। तो केल्विन में बदल लोगे तो कितना आ जाएगा ये? 270।
7 केल्विन। T1 कितना है बेटा? 15 15 degrees, तो कितना आ गया ये? 288 केल्विन। 288 Kelvin. यही आ गया। एफिशिएंसी का मतलब तो वही होता है, कोई ये नहीं है कि रेफ्रिजरेटर ये दे दिया। कर लोगे कि नहीं? हेलो कर लेंगे सर। तो 288 में से गए 11/288 सर 0.03 केल्विन। और परसेंटेज में निकालना है तो क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? सर 3.8%। 11/288 into 100, जो भी आ रहा हो। कितना आ रहा है? अगला करो। नोट हो गया भाई? 3.8। 3.8 नोट हो गया? नो जी सर। सर। सर 1 मिनट ऊपर करना। और ऊपर बस बस बस। खत्म करो इसे बेटे, 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं। चले आगे। सर थोड़ा नीचे कर चलो। दो। सर ऊपर कर दो थोड़ा। क्या बेटा? नीचे लो। ठीक है भाई, चलो तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन लिखना है, एक कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब 6 into 10⁵ कैलोरी at 2 to 7 degrees Celsius. The work done per cycle by the engine work done per cycle by engine ये निकालना है। If the temperature of sink इससे कमी होगा, 227 है, 127 कर लो। बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन। करो बेटा। डब्ल्यू निकालना है। दिया क्या क्या है पहले तो ये देखो। कार्नोट इंजन एब्जॉर्ब इतनी हीट। तो कार्नोट इंजन कहां से हीट एब्जॉर्ब करता है बच्चे लोगों? Q1 होती है Q2? सोर्स। Q1 6 into 10⁵ कैलोरी है। बाद में हम चेक करेंगे इन्हें जूल में या किस में कन्वर्ट करें। सोर्स का टेम्परेचर कितना है यहाँ? 227 प्लस 273, तो 400, 300, 400, 500 केल्विन आ गया बेटा। सिंक का टेम्परेचर कितना है भाई? 127 प्लस 400 आ जाएगा। वर्क डन के बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, ये आ गया 400 केल्विन। पूछा क्या है हमसे? इसने पूछा है वर्क डन, ये पूछा है। देखो आपको क्वेश्चन पता था ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2 अपॉन Q1, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 - T2 अपॉन T1। कर सकता हूं कि नहीं? हेलो? जी सर। Q2 अपॉन Q1 ऐसे भी लिख सकता हूं, T2 अपॉन T1। Q1 दे रखी है, अगर मैं यहां से Q2 निकाल ले रहा हूं तो Q2 कितनी आ जाएगी यहाँ? Q1 T2 अपॉन
ठीक है, तो Q1 कितनी है बेटा? 6 × 10⁵। T2 कितना है भाई? 400। T1 था या 500, 2 से 2 हटा दिए, ये 1.2, 4.8, 4.8 × 10⁵, ये कैलोरी में था, तो ये भी हीट कैलोरी में आ गई। ठीक है, अब वर्क डन पूछा है भाई। वर्क डन किसके इक्वल बताया था तुम्हें बेटा? Q1 - Q2। Q1 कितना है बेटा? 6 × 10⁵। Q2 है यहाँ 4.8 × 10⁵। 10⁵ 6 में से गए तो 1.2 इंटू 10⁵ कैलोरी, ये आ गया। अब आप देख रहे हो कि आपका आंसर मिल नहीं रहा, तो आंसर दे रखा है उन्होंने, कैलोरी के अंदर नहीं दिया हुआ, जूल में दे रखा आंसर उसने दिया हुआ है जूल के अंदर। तो W = 1.2 × 10⁵ कैलोरी था, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हो तो कितने का मल्टीप्लाई करते हो बेटा? 4.2 से 4.1। 4.2 कर दो 1.8। तो ये कितना आ गया? 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 चौक 48। 50.4 आ कितना आ जाएगा। गया भाई? 48 50.4 × 10⁵। 50 इतना 5.4 10⁵। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? 5 × 10⁵। ये किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है भाई? हेलो, जी सर। कोई दिक्कत? सर एक बार ये लास्ट वाला पॉइंट बताना, क्या बताया आपने? नहीं, आंसर ये जो बर्डन का है मेरा कैलोरी में दिया हुआ है, पर और आंसर इतना करके वहां लिख रखा है जूल। ठीक है, यस सर। तो तुम ध्यान नहीं दोगे तो वो यूनिट को और चेक कर लेना। तो हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो हमें 4.2 का और मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? जूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। देखो यस सर। एक क्वेश्चन और कर ले। टाइम इज यस ओवर। सर। चलो हो गया, अब मेरी भी क्लास है 1 बजे, टेंशन मत लो। हाँ, ये क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर सर नेक्स्ट क्लास आपकी है क्या? नहीं, मेरी नहीं है, मेरी अपनी अलग है। ए रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स, कल मैडम कह तो रही थी 3 क्लास की, लेकिन मैंने क्लास ऑलरेडी रख रखी थी। एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम वाटर at 0 degrees Celsius and reject it to room at 24.4 degrees Celsius. The work required by the refrigerator 4 every 1 kg of water, every 1 kg of water convert into the ice, convert into ice। ये पूछा है भाई। लेटेंट हीट आइस की कितनी होती है भाई? 80 कैलोरी। 80 किलो जूल पर केजी। यूनिट चेंज कर दी इसकी भी, करके बताओ कर लोगे कि नहीं? हो जाएगा बच्चों? नहीं? हेलो,
क्या क्या दिया हुआ है। मास कितने केजी आइस बनानी है हमें भाई? 1 केजी। T1 कितना है भाई टेम्परेचर बताओ? हाई टेम्परेचर 29 297.4 0.4 प्लस 273, तो कितना आ गया ये भाई? 297.4 केल्विन। 4 केल्विन। T1 कितना है बेटा? T2 सिंक 0 प्लस 273 केल्विन। तो ये आ गया 273 केल्विन। आ गया समझ? अब ये आइस मुझे बदलनी है, तो आइस बदलनी है तो हीट Q इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? ml। m 1 kg है और ये दे रखी है 336 kg से kg कट गया, तो 336 किलो जूल हीट मुझे बाहर निकालनी होगी। हाँ जी सर 30 केजी जूल आ कितना गया। है? 30 नहीं बेटा ध्यान नहीं है, एक मिनट निकालता हूं मैं। ये आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे वर्क डन निकालना है, तो Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल बताया था बेटा हमने? तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? T1 अपॉन T2 इंटू Q2। ठीक है, तो T1 कितना है? T1 कितना है भाई? सर 336 किलो जूल में आएगी जूल में। ये किलो जूल में ही आएगी, जब किलो जूल ये क्यू रख रखी है, तो सेम रेशियो की क्वांटिटी है। ये बताया था 297.4 और नीचे का बताया 273 और ये बता दिया 336। कैलकुलेट करना बेटा कितना आ रहा है? 336 से थोड़ा ज्यादा आएगा। सर 366.03। चलो इतना लिखो, किलो कैलोरी, किलो जूल। अब हमें क्या पूछा है बेटा? वर्क डन क्या हो जाएगा? बताओ बेटा वर्क डन क्या होगा? सही है भाई तेरा 366 नहीं, हाँ सही है 336। किसी ने बोला था कितने जूल बोला था भाई? 3030 किसने बोला था बेटा? परवेज मुशर्रफ। वेरी गुड, इतने किलो जूल आ गया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलो। टाइम हो गया कि नहीं? नोट कर लो, ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट वो है, उसके अंदर मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं क्या पढ़ाऊंगा। हेलो, थर्मल प्रॉपर्टीज। हाँ, जिसमें मैं टेम्परेचर और कैलोरीमेट्री को अगली 2 क्लासें जिस दिन हुई, तो मैं लीनियर वीनियर काफी खत्म करूंगा। 5 क्लासों में खत्म हो जाएगा, कुछ पोर्शन इधर भी हो गए। ओके, मीटिंग बंद करूं? सर एक बार यस सर। क्रिटिकल टेम्परेचर बता दीजिए क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर किस जगह बताना है? क्रिटिकल टेम्परेचर कई जगह आता है। सर KTG में आपने असाइनमेंट भेजा है ना, उसमें क्वेश्चंस हैं। अरे हाँ, क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर वाले, चलो वो मैं उसमें करा दूंगा, जो टेम्परेचर कराऊंगा उसके अंदर। ठीक है, ओके सर। टेम्परेचर वाला नेक्स्ट पीडीएफ भेज बता दो। हेलो, हाँ ये मैं PDF है, अभी मैं अब वो अपने ऑफिस वाले बंदे से कहता हूँ कि इसकी सबकी फोटो खींच के भेज दे। ठीक है, सर आज मिल पीडीएफ जाएगी भेज देना। सर PDF भेज दूंगा आज, अभी फोटो खिंचवा के भेज दे। तुम्हारे पास 2 बजे तक मिल जाएगी PDF। ठीक है, सर अब काम तो आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हेलो सर क्वेश्चन बता दो, ग्रुप पर भेजा है जो। अरे मैंने एकदम क्लास लेनी है मुझे यार, मेरे को जाना भी था 5-6 किलोमीटर। 1 मिनट, मैं इस पर करके भेज दूंगा बेटा। हेलो, ठीक है सर। सर वो वैसे एक्सप्लेनेशन वाला ही था। कौन सा? किसने भेजा है? प्रियंका, कहाँ पर? FM वाले ग्रुप पर। अच्छा, ये कह रखा है ऑन एनी प्लेनेट द प्रेजेंस ऑफ implies सी RMS वेलोसिटी ऑफ ये मॉलिक्यूल और एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है प्लेनेट पे,
वो एटमॉस्फेयर की वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ये मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ाया हुआ? हेलो, आ गया समझ? अगर जो मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए, तो मॉलिक्यूल उस प्लेनेट को पार नहीं कर पाएंगे और प्रेजेंस रहेंगे। क्लियर है प्रियंका? यस सर, ओके। अच्छा, दूसरा क्या है? कंसीडर वन सैंपल एयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर T0 सी लेवल एंड अनदर सैंपल ऑफ एयर एट हाइट ऑफ प्रेशर 1/3 ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एट द सैंपल ऑफ हाइट। इसमें क्या दिक्कत है? गैस इक्वेशन लगा देना। एक ध्यान होगा, मैंने क्वेश्चन इसी में KTG में बताया था कि माउंटेन के टॉप और बॉटम पे ये चीज दे रखी है। आ गया समझ में? यस सर। तो वो वाला इसका क्वेश्चन लास्ट आंसर दिया हुआ है डी ऑप्शन। जो भी दिया हो निकल जाएगा, ठीक है? नहीं मैं करके भेज दूंगा, नहीं आया तो डाउट क्लास रखूंगा मैं शायद थर्सडे ओके को। सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। डाउट क्लास थर्सडे को रखी जाएगी। ओके, जय हिंद सर।